नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं खबर दमदार। लखनऊ में बीजेपी की कुछ देर में बैठक होगी। जेपी नड्डा की अगुवाई में ये बैठक है। प्रदेश मुख्यालय पर होगी ये कोर कमेटी की बैठक। 2022 चुनाव को लेकर ये कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह इसमें शामिल हो रहे हैं। सीएम योगी स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। सुनील बंसल समेत दोनों डिप्टी सीएम भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी बैठक, लगातार मंथन का दौर, रणनीतियां बन रही हैं और इस बार खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पहुंचे हुए हैं। आज गोरखपुर भी गए थे और फिर वहां से यहां लौटे हैं बड़ी बैठक के लिए। सीएम, डिप्टी सीएम और प्रदेश प्रभारी सबके सब मौजूद। ये बैठक जेपी नड्डा की अगुवाई में है, प्रदेश मुख्यालय में है बीजेपी के लखनऊ में। ये बड़ी कोर ग्रुप की बैठक, आने वाले चुनाव को देखते हुए ये बैठक। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई हैं लखनऊ से। अनामिका, तो इस वक्त क्या अपडेट है? देखिए अजय, गोरखपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ ही गोरखपुर से दोनों लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त मैं पार्टी मुख्यालय पर ही मौजूद हूं। देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि जिस तरीके से वैसे भी आज पार्टी मुख्यालय पर बहुत भारी भीड़ नहीं दिखाई दे रही होगी आपको, सिर्फ और सिर्फ इक्का दुक्का गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ी भी आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से आज बड़ी बैठक बुलाई गई है, इस बैठक में बहुत सारे लोगों को नहीं भी बुलाया गया, क्योंकि ये कोर ग्रुप की बैठक है जिसमें खास तौर पर जेपी नड्डा के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संगठन मंत्री सुनील बंसल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो भी इस बैठक का हिस्सा बने हुए हैं। तो गोरखपुर में एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद जेपी नड्डा आज रात में, उनका रात्रि विश्राम है यहाँ पे और आज कोर ग्रुप की बैठक भी है। इसके बाद कल सुबह जेपी नड्डा कानपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि इस बीच जिस तरीके से कृषि कानूनों को वापस करने का एक बड़ा ऐलान किया गया है यूपी के चुनाव से पहले, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर जो सियासी गुड़ागड़ित अब क्या कहता है वर्तमान में कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। साथ ही 2022 के चुनाव को लेकर जो रणनीति और जो होमवर्क दिया गया था प्रभारियों सह प्रभारियों को, उसको भी लेकर आज मंथन का दौर चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो बैठक अभी शुरू हुई है ये लंबे समय तक चलेगी, यानी कि देर रात तक ये बैठक चलती रहेगी, जिसमें जिनको बुलाया जाएगा सिर्फ वही आएंगे। हमारे पास जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मिनिस्टर सिर्फ वही आएंगे जिनको बुलाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ दोनों डिप्टी सीएम के आने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है कि दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल पार्टी मुख्यालय पर सिर्फ पत्रकारों के अलावा बहुत ही गोपनीय लोग, संगठन के जो पदाधिकारी हैं, सिर्फ वही आ रहे हैं, वो भी वो जिनको बुलाया गया है। यानी तो अनामिका, क्या बैठक के एजेंडे को भी गोपनीय रखा गया है के मद्देनजर? और वैसे भी ये अनामिका क्या देखिए, मोटे तौर पर तो पार्टी की ओर से बार बार ये कहा जाता है कि 2022 के चुनाव का जो मिशन है, यस प्लीज गो ऑन, उसको लेकर हम बैठक कर रहे हैं, हमारी रणनीति बन रही है। लेकिन इंटरनल जानकारी ये भी मिल रही है कि वेस्ट यूपी को लेकर के भी कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या समीक्षा कहती है पार्टी की, क्या सर्वे कहता है और क्या वहां पर पार्टी को स्ट्रेटेजी बनानी होगी आने वाले दिनों में, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। साथ ही टिकटों के बंटवारे को लेकर के भी जिस तरीके से सर्वे करवाया गया था और ये माना जा रहा है कि बहुत सारे टिकट कट सकते हैं, तो अब वो वक्त आ गया है जब नवंबर के लास्ट वीक तक ये ऐलान कर दिया जाए। और मोटे तौर पर अगर ऐलान ना भी हो तो भी पार्टी के पास लिस्टिंग ऐसी हो कि हमारे पास दावेदार कौन कौन है, उसमें प्रबल दावेदार कौन है, तो उसको लेकर के भी ये बड़ी बैठक चल रही है। हालांकि बैठक के बाद ये साफ हो पाएगा कि किन किन मुद्दों पर अंतिम मुहर लग पाई है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से पीएम मोदी यूपी के ताबड़तोड़ दौरे पर है, दिसंबर के महीने में भी उनके दौरे लगने वाले हैं, तो उनके दौरों का कार्यक्रम क्या होगा, रूपरेखा क्या होगी और किस तरीके से उसको पॉलिटिसाइज किया जाएगा, यानी कि इसका फायदा उठाया जाएगा, इसको भी लेकर यानी कि मोटे तौर पर बड़े बड़े बिंदुओं पर जो 2022 के चुनाव से जुड़े हुए हैं, उसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है पार्टी मुख्यालय पर। तो अपडेट हमें आपसे मिलेगा जब बैठक होगी और इसके नतीजे कुछ सामने आते हैं। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी के लिए अनामिका। और आपको यह भी बताएं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त मिशन यूपी के लिए एक्शन में हैं। इसी कड़ी में आज गोरखपुर दौरे पर पहुंचे, जहां सबसे पहले ये गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ जेपी नड्डा ने अपने दौरे की शुरुआत की। इसके बाद जेपी नड्डा बूथ अध्यक्षों से संवाद किया, लोगों को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जमकर बरसे और कहा कि विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और इसलिए वो जिन्ना जिन्ना कर रहे हैं। जबकि बीजेपी गांधी, पटेल और राष्ट्रवाद की बात करती है, वहीं नड्डा ने प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी जमकर तारीफ की।
क्या कारण है कि जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी से लेकर के पटेल को याद करती है और दूसरे लोगों को पाकिस्तान और जिन्ना याद आने लगते हैं। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि ऊपर मोदी जी है, नीचे काम करने में योगी जी है। डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में मोदी जी ने पूरा आशीर्वाद उत्तर प्रदेश पर रखा है और योगी जी ने विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है उत्तर प्रदेश को मुख्य धारा में लाने के लिए। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। और बूथ अध्यक्षों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है, जहां एक तरफ जिन्नावादी है वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रवादी है। भारत को अपमानित करने वाले, भारत के आन बान शान के साथ गुस्ताखी करने वाले, देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन, गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। तो क्या ये लड़ाई 2022 का दंगल जिन्नावाद वर्सेस राष्ट्रवाद, ये एक लाइन खींचती है आज योगी आदित्यनाथ ने। और आपको बताएं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा कल भी मौजूद है यहां लखनऊ में। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कानपुर के दौरे पर रहेंगे। यहां वो साकेत नगर में बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। नड्डा के दौरे के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित गंजू। पार्टी के कानपुर बुंदेलखंड के उस कार्यालय में खड़ा हूं जिसे पूरी तरीके से हाईटेक बनाया गया है। पहले तो इस बिल्डिंग का दृश्य देखिए जिसका आर्किटेक्चर है, या इसके रूम्स की बात की जाए, कॉन्फ्रेंस रूम की बात की जाए, पार्टी रूम्स की बात की जाए, या अलग से जो एक सब रूम बनाए गए हैं उसका कल उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कल यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ इसका उद्घाटन करेंगे। इसके यहाँ से लगभग 17 जनपदों के पदाधिकारियों का कंट्रोल यहाँ से होगा। 22 के लिए कार्यालय को हाईटेक बनाया गया है ताकि हाईटेक जीत उनके पल्ले में आए। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और सीएम योगी भी कल कानपुर के दौरे पर होंगे। अगर सीएम के कार्यक्रम की बात करें तो यहां वो किदवई नगर में मौजूद बाबा नामदेव गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे और सिख समाज के लोगों से बातचीत करेंगे। इस मौके पर सिख समाज की ओर से उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। सीएम योगी के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। डीसीपी साउथ ने गुरुद्वारा जाकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। सीएम के दौरे को लेकर सिख समाज के लोगों में भी उत्साह दिख रहा है। ये थाना क्षेत्र जूही लगता है। यहाँ पर एक गुरुद्वारा है जिसमें उनके आगमन की तैयारियां चल रही हैं। उसी की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए हमारी टीम अभी यहाँ पर मौजूद है। समस्त इंतजाम जो हैं सुरक्षा की दृष्टि से कर लिए गए हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल कानपुर दौरा, जिसको लेकर सबसे पहले वो कानपुर के इस गुरुद्वारे में आएंगे, जिसको लेकर यहाँ के प्रबंधन के लोग और सिख समाज के लोग अति उत्साहित हैं। हमारे साथ जो उत्तर प्रदेश के जिन्हें राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त है हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे, कल का दिन कितना अहम मान रहे हैं सिख समाज के लिए? बहुत अहम दिन है। कल सिख समाज के आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे मत्था टेकने आ रहे हैं और इस सिख समाज के लिए हमेशा ही गर्व की बात रही है। उन्होंने 5 कालिदास मार्ग में पीछे भी लंगर कराया और सिख समाज को सम्मान दिया। इस तरीके का उनके मन में भाव रहता है सिख समाज के लिए, इसलिए वो यहाँ दर्शन करते हैं। सर, आप गुरुद्वारा कमेटी में क्या कहेंगे, कितना कल क्या खास रहने वाला है? कल कैसे खास? ये तो उनका भी सौभाग्य है और हमारा भी सौभाग्य है कि सिख समाज को जिस तरीके से केंद्र में बैठे हुए मोदी जी देख रहे हैं और उनके ही निर्देश पे और उनकी मन की भावना है योगी जी की कि वो पहले कानपुर आगमन से पहले। और लखनऊ के इको गार्डन में आज संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत हुई। इस पंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और किसान संगठनों से जुड़े लोग मौजूद रहे, जहां किसानों ने एमएसपी पर कानून बनाने और लखीमपुर खीरी कांड को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टीनी पर कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर राकेश टिकैत ने कहा कि अभी भी कई मांगे पूरी नहीं हुई हैं। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ट्रैक्टर से संसद तक जाने की भी बात कही। टिकैत साहब, अब तो कानून वापस ले लिया गया है, अब जिद किस बात की है लखनऊ में? इस महापंचायत के क्या मायने आपके लिए? एमएसपी होगी, एमएसपी पे गारंटी कानून। 750 किसान शहीद हुए, उनका मामला।
और पॉलिसी जो दूध पर लेकर आ रहे, डेयरी पॉलिसी, पोल्यूशन की पॉलिसी, 10 साल पुराना ट्रैक्टर पंपिंग सेट नहीं चलने का उसकी पॉलिसी, ये सारे हैं, बहुत है, किसको गिनवाओ। दूसरे दौर की बातचीत के लिए आपके पास अभी कोई बुलावा आया है? अभी नहीं आया। हम सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत से समाधान चाहते हैं। संघर्ष से समाधान की तरफ ये आंदोलन जा रहा है, समाधान की तरफ जा रहा, तो सरकार समाधान से बात करे। इस समाधान के बीच में लखनऊ की इस पंचायत का क्या मतलब है, क्या संदेश देना चाहते हैं यूपी सरकार को? अजय टैनी कहाँ का है? अजय टैनी, उसकी गिरफ्तारी, उनकी बर्खास्तगी, गन्ने का भुगतान, गन्ने के रेट, यहाँ पे एमएसपी पे खरीद कम हो रही, वो ये सारे सवाल हमारे हैं। अब तो पीएम मोदी माफी मांगे आप लोगों से, क्या दिल थोड़ा पसीजा? माफी मांगने से क्या भाव मिल जाएगा? मांगे, माफी नहीं मांगनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री है ना हम कि ये माफी मांगने का सवाल है, ना माफ करने का है, ना माफी मांगे, वो हमारे कानून में जो वो है एमएसपी पे कानून बना दे तो सीधा किसानों को लाभ हो जाएगा, हम भी धन्यवाद दे देंगे। तो एमएसपी, दुग्ध नीति, पॉल्यूशन नीति, तमाम नए नए मुद्दों को जोड़ रहे हैं राकेश टिकैत अपने आंदोलन में। कब तक इसे खींचने का इरादा है, ये बड़ा सवाल है। और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बाराबंकी को शाहीन बाग बनाने वाले बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि ओवैसी बांटने की राजनीति करते हैं, तो वहीं कांग्रेस ने ओवैसी को बीजेपी का खिलौना बताया। उधर राकेश टिकैत ने एक बार फिर ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बता दिया है। करते कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। हम खुद आएंगे यहाँ पर। सीए लागू है, लागू रहेगा। जिनकी धार्मिक आज़ादी खतरे में है उनके लिए, जो विदेश में रहते हैं उनको ये हमने अधिकार दिया है, न कि अपने देश के लोगों को इससे कोई प्रभाव पड़ता है। असदुद्दीन ओवैसी डिवाइड एंड रूल चाहते हैं, वो धमकी दे रहे हैं शाहीन बाग बना लेंगे, वो घर में बना ले, शाहीन बाग क्या फ़र्क पड़ता है। असदुद्दीन ओवैसी जहाँ के रहने वाले हैं, तेलंगाना के अंदर तो वो 6 सीटें लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में 100 सीटें लड़ेंगे। ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी के हाथ का खिलौना है, जैसा भारतीय जनता पार्टी चाहेगी ऐसा वो करेंगे। वही काम उन्होंने बिहार में किया है, वही काम उन्होंने बंगाल के अंदर किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी दाल गलने वाली नहीं है। अरे उनका चाचा है भाई, ये तो चाचा भतीजाओं की पार्टी है, अपना कह दे वो कर लेंगे। ओवैसी तो बीजेपी का। जी हाँ, तो क्या ओवैसी यानी भड़काऊ भाईजान यूपी को बांटने की सियासत वोटों के लिए कर रहे हैं, धमका रहे हैं, शाहीन बाग बनाने की धमकी दे रहे हैं? आज महाबहस इसी पर रात 8 बजे जुड़िए मेरे साथ। फिलहाल लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। के साथ 17,450 पर। सोना चांदी के दामों में गिरावट, 10 ग्राम सोना 48,949 पर पहुंचा, जबकि चांदी 65,727 प्रति किलो पर पहुंची। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं। पेट्रोल 103.97 पर कर रहा कारोबार, जबकि डीजल 86.67 पर पहुंचा। वनटांगिया में बोले सीएम योगी, हमारी सरकार में हुए विकास कार्य सभी लोगों को बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ मिला, प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर। गोरखपुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में नड्डा ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 2022 में होगी प्रचंड जीत। इस मौके पर नड्डा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, वंशवाद में रखता है विश्वास, बीजेपी सरकार में सबका साथ सबका विकास। बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में बोले जेपी नड्डा, पीएम मोदी की तारीफ की, कहा मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गोरखपुर पहुंचे, सीएम योगी के साथ बाकी बीजेपी नेताओं ने नड्डा का स्वागत किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा, सबसे बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में चुनाव आकर्षण का केंद्र। कल जेवर का दौरा करेंगे सीएम योगी, एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारियों का लेंगे जायजा, अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। 82 साल के हुए समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, लखनऊ में एसपी ऑफिस पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, सैफई में शिवपाल यादव ने काटा केक।
मुलायम सिंह यादव की जन्मदिन पर शिवपाल यादव का बयान, समाजवादी पार्टी के साथ विलय को है तैयार, लेकिन समर्थकों के लिए 100 सीट चाहते हैं। लखनऊ के इको गार्डन में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत, राकेश टिकैत ने कहा सभी मांगों पर विचार करे सरकार। देहरादून में सीएम धामी ने की बोधिसत्व संवाद कार्यक्रम की शुरुआत, युवाओं और महिलाओं से किया संवाद। रायबरेली में एक शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा, घंटों बिजली के पोल पर चढ़ा युवक, नगर पालिका की टीम ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। आजमगढ़ पुलिस पर एक वकील की जमीन पर कब्जे का आरोप, विरोध में सड़कों पर उतरे कई वकील, जमकर की नारेबाजी। शाहजहांपुर में घरेलू कलेश से परेशान युवक पानी की टंकी पर चढ़ा, पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर युवक को नीचे उतारा। मेरठ में एक दुकान में लगी भीषण आग, अब तक 3 लोगों को बाहर निकाला गया, जबकि मालिक के बेटे की अभी भी दुकान में फंसे होने की आशंका। सीतापुर में कार में रिफिलिंग करते समय आग लगने से आसपास के लोगों में मची भगदड़, तंबोर थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। शाहजहांपुर में एक शातिर अपराधी गिरफ्तार, अवैध शराब निष्करण के कई मामलों में फरार चल रहा था आरोपी, प्रेम सिंह, थाना बंडा इलाके का मामला। शाहजहांपुर में 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, लोन दिलाने के नाम पर करता था ठगी, पुलिस कई महीनों से तलाश कर रही थी। पीलीभीत में कॉलेज के प्रोफेसर पर लगा एक छात्रा से रेप का आरोप, छात्रा की तहरीर पर प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज। मिर्जापुर में बारात में हर्ष फायरिंग में युवक की गोली लगने से मौत, मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। कानपुर में घर के अंदर कारोबारी की पत्नी का शव मिलने के मामले में कारोबारी ने पुलिस के सामने पेश किए कई सबूत, वीडियो में कारोबारी और उसकी मां से अभद्रता करती दिखाई दे रही मृतका। प्रयागराज में मामूली विवाद में चाचा भतीजे आपस में भिड़े, चाचा ने दोनों भतीजों को गोली मारी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। सीतापुर में चाकू की नोक पर छात्रा के साथ छेड़छाड़, आक्रोशित परिजनों और गांव वालों ने जमकर आरोपी प्रिंसिपल को पीटा, पुलिस ने केस दर्ज किया। चित्रकूट में शादी समारोह से गायब हुआ लाखों से भरा बैग, सीसीटीवी में कैद हुई संदिग्ध की तस्वीर। आगरा में एक शख्स की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 9 की तलाश अभी भी जारी। बस्ती में जमीन विवाद में मारपीट, एक बुजुर्ग को गंभीर चोट, कलवारी थाना के मंदरपुर इलाके की घटना। हरदोई में रेलकर्मी के घर से लाखों की चोरी, बंद मकान में अज्ञात चोरों ने मारी सेंध, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। चित्रकूट में रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद बेटे ने मां के प्रेमी को पीटा, जिसके बाद मां ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। आजमगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी, 9 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से लाखों रुपए बरामद। मथुरा में बंद मकान से महिला का शव बरामद, कमरे से बदबू आने के बाद पुलिस को दी गई सूचना, चारपाई से बंधा मिला शव। शाहजहांपुर में करोड़ों रुपए की अफीम के साथ 2 तस्कर पकड़े गए, पुलिस ने तस्करों के पास से 3 किलो अफीम बरामद की। हरदोई में जमीन के विवाद में दबंगों पर मारपीट का आरोप है कि परिवार के 6 लोगों को पीटा गया। एटा में चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई का वीडियो है सामने, बाजार में खरीदारी करने आई महिला के बच्चे के गले में पड़ा सोने का लॉकेट छीनने की कर रहा था कोशिश। लखनऊ में शादी समारोह में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, रास्ते के बीच से बारात गुजरने को लेकर विवाद। ललितपुर में दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा, पुरानी रंजिश बताई जा रही मारपीट की वजह। फतेहपुर में एक लापता युवक का शव पड़ा मिला, परिजनों ने शव की शिनाख्त करते हुए हत्या का आरोप लगाया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नोएडा अथॉरिटी ने स्वच्छता नायक सम्मान समारोह का किया आयोजन, स्वच्छता कर्मियों को किया गया सम्मानित, 5,000 स्वच्छता कर्मियों के खाते में 1100 रुपए भी भेजे। भारी सुरक्षा के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम पहुंचे खिलाड़ी, घंटी बजाते हुए भगवान राम के भजन के साथ किया गया स्वागत। आगरा में सांसद खेल स्पर्धा के दूसरे दिन आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में कई अलग अलग तरह के खेलों का आयोजन किया गया, जीतने वाले खिलाड़ियों को एक पौधा और मेडल देकर सम्मानित किया गया। पति रोहनप्रीत सिंह पेरिस में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं, नेहा कक्कड़ रेड आउटफिट में दिखी गॉर्जियस, वायरल हो रही तस्वीर। बादशाह के गाने पर तारक मेहता की बबीता जी ने किया धमाकेदार डांस, वीडियो कैप्शन में लिखा जुगनू फीवर। आमिर करीना की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट आई सामने, बैसाखी के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। आलिया भट्ट ने फ्रेंड की संगीत सेरेमनी में लूटी महफिल, किया थांसू डांस। दूल्हा भारत के अपनी शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन जारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान
चिंगारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। चिंगारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं आरजे प्रिया से, जो एक इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर ये कोई सीरियस वर्क प्रोफाइल या प्रोफेशन है, इस बात को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। इसके दो रीजंस हैं। कंटेंट मोनेटाइजेशन की स्टेबिलिटी नहीं, और इसके आगे क्या, ये सवाल हमेशा ही रहता है। बट गारी टोकन की वजह हमें कंटेंट मोनेटाइजेशन में स्टेबिलिटी मिल रही है। गारी टोकन्स की वजह से क्रिएटर्स को एक सब्सटेंशियल अमाउंट कमाने का मौका मिलेगा। लोकल मार्केट के टेम्पररी ट्रेंड से आगे जाकर हम सिंसियर कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दे सकते हैं और ये प्रोफेशन को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर सकते हैं। से मात देने के बाद रोहित शर्मा को दिया गया आराम। 25 नवंबर से होने